नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक, जहां आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन युवाओं की जिनकी चर्चा सबसे ज्यादा चुनावी घोषणा पत्रों में होती है। चुनाव आते हैं तो लाखों में नौकरियां देने के वादे ऐसे होते हैं जैसे सरकार बनने पर पकड़ पकड़ कर एक एक युवा को नौकरी दे देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि हर दल के घोषणा पत्र में युवाओं पर मौसम गुलाबी है, मगर ये घोषणाएं अधूरी हैं। दावा चुनावी है, करोड़ों युवा अपनी जवानी राजनीति के खेल में खो देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी अपने नौजवानों को, छात्रों को फिर सरकार से लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। ये एक कमिटमेंट है। पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें जो भी लिखा है वो उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए पूरा करें। आपको नकारा नहीं जाए। बीजेपी यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी। युवा सीधा तो सत्ता सीधे, युवा उल्टा तो वायु बनकर सत्ता पलट दे। शंखनाद से सुनाई पड़ती है यही उनका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। ये बीजेपी का उत्तर प्रदेश में प्रचार का वीडियो है। बीजेपी की तरफ से जारी वीडियो में युवा हाथ में पार्टी का झंडा उठाए दिखता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पहली बार वोट डालने जा रहे 14,66,000 युवा मतदाता के मन में क्या है? सरकार ऐसी चाहिए जो सर रोजगार दे सके और टैलेंट वाले को ही नौकरी दे सके। जो पैसे वाली सरकार नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब देखिए समाजवादी पार्टी के इस प्रचार वीडियो को। इसमें भी युवाओं के दम पर हुंकार भरी जाती है। अखिलेश की तैयारी से यूपी फिर से हो प्यारी प्यारी। लेकिन उत्तर प्रदेश में 18 से 30 साल के जिन 3,89,00,000 युवाओं की मुट्ठी में सत्ता बनाने बिगाड़ने की ताकत है, क्या उन युवाओं की वाकई दल सुनते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है कि हम पढ़ लेते हैं, अच्छे नंबर्स भी होते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है वर्क का, पर रोजगार नहीं मिल पाता। मुझे मिलेगा कांग्रेस कहती है रोजगार तो वही दे सकती है। कांग्रेस के प्रचार वीडियो में युवाओं को उनका बल याद दिलाया जाता है। इस बार रोजगार को नई रफ्तार और वचन बिहार मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ मतदाता में से सीधे अपने भविष्य के लिए बिना डरे वोट डालने वाले 26% नौजवान क्या चाहते हैं? हमारी सरकार ऐसी होनी चाहिए जो आजकल के युवाओं को रोजगार दे। और हमारे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हो जाती है लेकिन उसके बाद भी कोई जॉब नहीं मिलती, पढ़े लिखे होने के बाद भी। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों के प्रचार वीडियो से लेकर घोषणाओं में भी युवा नजर आता है। स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन से लेकर नौकरियों के तमाम वादे मतदान के वक्त अब इन नौजवान से किए जाने लगे। क्यों? पहले इस सवाल को समझ लीजिए। 18 साल से 30 साल यानी वो उम्र जब युवा अपने हिसाब से बिना डरे फैसले लेता है, एक बार में तय कर लेता है कि इधर रहना है या उधर। उम्र की इस दहलीज के बीच में उत्तर प्रदेश में 3,89,00,000 युवा वोटर है, जो कुल मतदाता का करीब 26%। चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश के इस खबर को भी आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शुक्रवार सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा भाई राहुल गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी करने आई। नाम दिया गया भर्ती विधान। यूपी में कुल 6 करोड़ नौजवान वोटर माने जाते हैं।
उन्हीं के लिए 20 लाख नौकरी की गारंटी वाला वादा हुआ। 8 लाख नौकरी उसमें से महिलाओं के लिए देने की बात कही गई। ये नौकरियां कहां से आएंगी, इसका हिसाब प्रियंका देती हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जो खाली हैं, पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। माध्यमिक में 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। 20,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 27,000 आंगनवाड़ी सहायिकाओं को भी यहाँ पे नियुक्त हो सकती हैं, इनके भी पद खाली हैं जो हम भरेंगे। संस्कृत विद्यालयों में 2,000 शिक्षकों की भर्ती कराई जाएगी। रुकी हुई जो भर्तियां हैं, 32,000 फिजिकल एजुकेशन की जो शिक्षक हैं उनकी भर्ती, 4,000 उर्दू के शिक्षक, 12,460 शिक्षक भर्ती जो पूरी नहीं की गई हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा। 20 लाख नौकरियों की गारंटी उत्तर प्रदेश में देने के साथ कांग्रेस सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं के फॉर्म का कोई शुल्क नहीं लेगी। प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाने वाले युवाओं को बस और ट्रेन में यात्रा मुफ्त कराई जाएगी। भर्तियों में आरक्षण का सही पालन करने के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक की नियुक्ति होगी। पेपर लीक को रोका जाएगा। पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हर भर्ती का जॉब कैलेंडर होगा। प्रत्येक भर्ती के लिए परीक्षा, इंटरव्यू, रिजल्ट और नियुक्ति की तिथि तय होगी। भर्ती निकलने के 6 महीने के भीतर नियुक्ति करने का प्रावधान तक लाने का वादा किया गया। लेकिन ये सब तब होगा जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार युवा बना दे। यूपी के युवाओं से ऐसे वादे कोई पहली बार नहीं हो रहे। यूपी के 6 करोड़ युवाओं की हर समस्या को इस भर्ती विधान में कांग्रेस ने रखा जरूर, लेकिन सवाल हुआ 20 लाख नौकरी आएंगी कहां से। जब हम 20 लाख नौकरियां कह रहे हैं, 20 लाख में से 12 लाख नौकरियों के लिए सरकार के लिए पद हैं और पैसे भी हैं, उन्होंने वो पद खाली रखे हुए हैं। उसमें से जो 8 लाख नौकरियां हैं वो हम स्किल पे बेस्ड और एंटरप्रेन्योरियल तरह से किस तरह से हम बढ़ावा देके वो वो रोजगार क्रिएट करेंगे, उसका भी पूरा रिसर्च है और हमने पूरी तरह से उसमें ये स्पेल आउट किया है। तो हम कोई खोखला, यहाँ पे कोई भी खोखला वादा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए सरकार के पास खूब पैसा है। तो युवाओं के चुनाव में घोषणाओं और घोषणा पत्रों से लुभाती राजनीति में ये रिपोर्ट इस सवाल पर आकर अब टिक जाती है कि लाखों सरकारी नौकरियां देने, खाली पदों को भरने का कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तब काम करेगी जब सरकार बनेगी। लेकिन राजस्थान और पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार पहले से रही। वहां क्यों युवाओं को नौकरी पाने के लिए भटकना पड़ा, तरसना पड़ा? वहां क्यों खाली पद नहीं भरे गए? दस्तक देता सवाल यही, युवा सिर्फ क्यों घोषणा पत्रों में है, सरकारों के अमल पत्रों में नहीं। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। जिस सवाल के साथ अभी रिपोर्ट का अंत हुआ, इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना है। राजस्थान और पंजाब के युवाओं की स्थिति दिखाते हुए हम आपको बताएंगे कि कैसे युवा घोषणा पत्रों में है, घोषणाओं में है, लेकिन युवा के लिए हुए हर ऐलान को देखिए। यह ऐलान जमीन पर नहीं पहुंच पाते। उससे पहले उत्तर प्रदेश में ही कैसे युवाओं से किए गए वादों को भुलाया गया, इसकी रिपोर्ट देखिए। ये है उत्तर प्रदेश का युवा, करोड़ों वोट की ताकत रखने वाला युवा, जिससे वादे करके ना जाने कितने लोग विधायक, मंत्री, सांसद बने। ये नौजवान ताकते रह गए अपने साथ हुए वादों को, अपने लिए हुई घोषणाओं और घोषणा पत्रों को। किसी एक नहीं बल्कि हर दल के राज में। घर से अपने माता पिता को नौकरी इस बार मिल जाएगी कि भरोसा देकर आने वाले ये नौजवान यूपी में कैसे घोषणाओं में शामिल करके छोड़े गए, देखिएगा। बात 2007 की है। युवाओं ने अपना वोट देकर सत्ता में बीएसपी को स्थापित किया। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा के नारे वाली सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता हासिल करने वाली मायावती के कार्यकाल में जितनी नौकरियां कहते हैं युवाओं को नहीं मिली, उससे ज्यादा पैसे में मूर्तियां प्रदेश भर में लग गईं। 2007 से 2012 के दौरान दावा है 91,000 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई।
साल बदला लेकिन युवाओं का हाल नहीं बदला। 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने सत्ता समाजवादी पार्टी को दी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। दावा है उन 5 साल के दौरान सिर्फ 2,05,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। 10वीं के बच्चों को टैबलेट देने के वादे का सही आंकड़ा कभी तत्कालीन सरकार ने नहीं बताया कि कितनों को दिया गया। 12वीं पास को लैपटॉप बांटने के वादे पर काम पहले साल जोर शोर से हुआ, लाखों छात्रों को तब दिया गया। फिर दावा है कि इसमें भी सिर्फ टॉपर्स वाली शर्त लगा दी गई। अब अखिलेश यादव 5 साल बाद फिर से फ्री लैपटॉप वाला वादा करके बीजेपी के लैपटॉप के वादे पर वार करने वाला वीडियो जारी करते हैं। लेकिन 10 मार्च को फिर एक बार जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले की तरह दुनिया के सबसे बेहतरीन लैपटॉप उपलब्ध कराने का काम सरकार से होगा। अखिलेश के वीडियो जारी करने की वजह ये कि 5 साल पहले जो बीजेपी यूथ जिताएगा बूथ और एक बूथ 5 यूथ के नारे के साथ 300 सीट के पार पहुंची, युवाओं के साथ वादे की जमीनी हकीकत ये कि 18 से 25 साल के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन की बात कही। हकीकत में सत्ता के 5वें साल के अंत में 60,000 लोगों को टैबलेट बांटकर योजना का शुभारंभ मात्र हो पाया। सरकार ने यह भी दावा किया कि 4 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी उत्तर प्रदेश में मिली, लेकिन हकीकत एक तस्वीरों में ये भी, जहां उत्तर प्रदेश में लगातार अलग अलग शहरों में युवा थाली बजाते हुए प्रदर्शन करते सामने आए। बात कानून राज की होती है, लेकिन एक सच्चाई ये भी कि 2017 से 2021 के दौरान तमाम भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। 1.25 महीने पहले यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी पर्चा लीक हुआ। प्रशासन ने अपराधियों पर कार्रवाई की, फिर से परीक्षा भी होने जा रही, लेकिन प्रतियोगियों का साल कहते हैं बर्बाद हो गया। लाखों रुपए की फीसें भरी जाती, कोई इंसान जेवर बेच रहा, कोई खेतियां रख रहा, कोई अपने लोन ले रहा। कुल मिलाकर कहानी यही है कि युवाओं का वोट हर दल ने लिया है, हर बार शासन किया है, लेकिन सत्ता के लिए जो घोषणाएं नौजवानों के लिए की गई, वो ज्यादातर घोषणा पत्रों में ही रह गई। आज तक ब्यूरो। चुनावी राज्य गोवा में आज एक बड़ी खबर की दस्तक हुई, जब गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर के बेटे ने अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी। मनोहर पर्रिकर जी की भी याद आती है। उन्होंने न केवल गोवा को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाया, बल्कि गोवा की क्षमता का भी विस्तार किया। गोवा के लोग कितने ईमानदार होते हैं, कितने प्रतिभावान और मेहनती होते हैं। देश गोवा के चरित्र को मनोहर जी के भीतर देखता था। 2013 में मतभेदों से जूझती बीजेपी में मनोहर पर्रिकर पहले वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने खुलकर नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाने की मांग की। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर के बीच निजी रिश्तों को देखते हुए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मनोहर पर्रिकर के बेटे बीजेपी से टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ देंगे। I will be contesting as an independent candidate from Panji constituency. Thank you. As far as political party is concerned, only platform available to me is the BJP. The other platform is the independent, my own platform, which I have to do, unfortunately, in these circumstances for the values I believe in. गोवा की पणजी सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर 6 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। गोवा में बीजेपी का आधार मजबूत करने में पर्रिकर की भूमिका अहम मानी जाती है। इस सीट पर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर शुरू से ही दावा ठोक रहे थे। उन्होंने अलग अलग तरीके से इसका संकेत भी दिया, लेकिन जब बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उत्पल का कहना है कि उन्हें पिता की सीट पर कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि टिकट दे दिया जाए सिर्फ इसीलिए कि आप किसी के बेटे हैं। बीजेपी किसी का समर्थन नहीं करेगी। बीजेपी ने उत्पल को मनाने के लिए दूसरी सीट पर उम्मीदवारी का ऑफर भी दिया था, लेकिन उत्पल पिता की सीट पर ही चुनाव लड़ने पर अड़ गए और बात बिगड़ गई। गोवा में पैर पसारने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी
उत्पल को अपने साथ आने का ऑफर दे चुकी है। वहीं शिवसेना ने उत्पल को सपोर्ट करने के लिए सभी विपक्षी दलों को साथ आने का आह्वान किया है। जिस व्यक्ति ने, जिस नेता ने गोवा में बीजेपी को ताकत देने में, खड़ा करने में अपनी पूरी जीवन बिता दिया, जिस मनोहर पर्रिकर ने अपने कैरेक्टर से गोवा के नहीं, जो देश के भाजपा को एक कैरेक्टर दिया, उनका सम्मान रहना चाहिए। बीजेपी उत्पल को टिकट न देने पर जो भी दलील दे, लेकिन जानकारों का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मौजूदा विधायक की मजबूत दावेदारी है। पणजी से वर्तमान विधायक अतना सिंह ने पर्रिकर के निधन के बावजूद 2019 के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सीट निकाली थी। अतना सिंह ने उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को हराया था। बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए, इसीलिए बीजेपी ने उत्पल से दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की पेशकश की, जिसे उत्पल ने इनकार कर दिया और वो बाकी हो गए। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। अब लौटकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जो हमने आपके सामने अपनी पहली रिपोर्ट के अंत में रखा था। आज कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भर्ती विधान वाले युवा घोषणा पत्र में यूं तो वो सभी वादे कर दिए जिन्हें पूरा करने की आशा हर नौजवान, हर सरकार से चाहता है, लेकिन युवाओं से वादा असल में घोषणा पत्रों में ही रह जाता है। इसका सबूत ये कि उत्तर प्रदेश में जो वादा कांग्रेस सरकार बनने पर पूरा करने की बात युवाओं से करती है, वही वादा और वही वादे पंजाब और राजस्थान में अपनी सरकार होने के बाद भी कांग्रेस पूरे नहीं करती। सरकार के पास खूब पैसा है। सरकार की जब नीति सही होती है तो जो सरकार के पास सुविधाएं हैं और जो सरकार के पास साधन है वो सही चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप किसी भी कांग्रेस के स्टेट को देख लीजिए और जनरली आपको दिखेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कमिट करते हैं और दिलवाते हैं। तो फिर देखिए, पंजाब और राजस्थान की सरकार का काम दोनों जगह कांग्रेस की ही सरकार है। और ये राजस्थान की ताजा तस्वीर, सरकार के 3 साल हो चुके, सड़क पर प्रचार है, लिखा है 1 लाख नौकरी दे दी, 1 लाख नौकरी देने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वोट के लिए युवाओं को नौकरी होने पर भी न देने की बात कहने वाली प्रियंका गांधी को अपनी ही पार्टी की राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री का बयान जरूर सुनना चाहिए। रोजगार जो है वो नौकरी सरकारी नहीं मिल सकती सबको। 1 लाख नौकरी दी अभी हमने, 1 लाख के पास चल रहा है, एक सीमा होगी उसकी। तो प्राइवेट सेक्टर को जितना हम लोग डेवलप करेंगे उतने ज्यादा आने की संभावना है। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं। मुख्यमंत्री कहते अब सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तब क्या ये शीला चौधरी जैसी बेटियों के साथ अन्याय नहीं जो राजस्थान की लड़की हैं और राजस्थान में अपने लिए नहीं, हर उस बच्चे के लिए लड़ रही जिससे टीचर नहीं मिल पाते। 1 से 5 वाले जो बच्चे हैं वो स्कूलों में जाते हैं तो उनको वहाँ पे स्टाफ नहीं मिलता, उनको टीचर नहीं मिलता है। और एक जो राजस्थान का जो बेरोजगार है वो 80% लाने के बाद में भी सेफ फील नहीं कर रहा है कि उनको जो है जॉब मिल जाएगी क्या। फिर क्या भर्ती विधान सिर्फ एक राज्य के लिए होगा क्योंकि वहाँ चुनाव है, जबकि 2021 की 10 भर्ती परीक्षा में 70 लाख बेरोजगार युवा अकेले राजस्थान में शामिल हुए। 2020 में सरकारी भर्तियों में राजस्थान में 20 लाख बेरोजगारों ने हिस्सा लिया। 1 साल के भीतर 3 गुना बेरोजगार राजस्थान में बढ़ गए। यही कारण है बेरोजगारी के पैमाने पर राजस्थान नंबर 2 पर है, हरियाणा नंबर 1 पर। राजस्थान बेरोजगारी में पिछले 1 साल से लगातार दूसरे नंबर पर देश में बना हुआ है। सरकार कोई भी हो, बेरोजगारी की समस्या का निदान हो नहीं सका है। हर सरकार वादे करती है, जो विपक्ष में रहते हैं वो इनके साथ होते हैं, जैसे वो सत्ता में आ जाते हैं बेरोजगारों को भुला दिया जाता है। लगातार पिछले 3 साल से प्रदर्शन बेरोजगार कर रहे हैं, मगर अभी तक सारे खाली पद नहीं भरे गए हैं। और अब सरकार कह रही है कि हम सारे बेरोजगारों को नौकरी दे नहीं सकते। वादा तो बेरोजगारी भत्ते का भी करके राजस्थान में सरकार आई, लेकिन क्या हुआ? सत्ता में 3 साल पूरे कर चुकी राजस्थान सरकार का ये रोजगार कार्यालय है, खिड़की बेरोजगारी भत्ता देने वाली। सामने विष्णु शर्मा खड़े हैं, M.Com पास है, नौकरी मिल जानी थी, 2 साल बाद भी न नौकरी मिली न बेरोजगारी भत्ता। मैंने 2019 के अंदर फॉर्म भरा था, जिसका 2019 में अप्रूवल हो गया, वो वेरीफाई हो गया था, तो अप्रूवल अभी तक तो नहीं हुआ। अब अप्रूवल होने में ये साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाती हैं। क्या राजनीति में युवाओं के लिए क्रांति वाला घोषणा पत्र सब लाना चाहते हैं, लेकिन अपने शासन वाले राज्य में नहीं, बल्कि जहां सरकार चाहिए वहां?
ऐसा ही कानून तमाम मांग के बावजूद अब तक राजस्थान में नहीं बन पाया, जहां हालत ये कि राजस्थान में पेपर लीक ना हो तो फिर भर्ती कैसी। जुलाई 2014 में आरएएस भर्ती पर्चा आउट होने से रद्द हुई। दिसंबर 2015 में एलडीसी भर्ती पेपर लीक से रद्द हुई। मार्च 2018 में कांस्टेबल भर्ती भी पेपर लीक के कारण रद्द की गई। 2019 में पटवारी भर्ती को रद्द करना पड़ा। दिसंबर 2019 में लाइब्रेरियन परीक्षा का पेपर लीक हुआ। दिसंबर 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का पेपर सुरक्षित नहीं हो पाया। 2021 में सब इंस्पेक्टर और रीट भर्ती में पेपर लीक हो गया। इसीलिए देश के हर राज्य में युवा दो जगह पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, एक प्रदर्शन करता हुआ सड़क पर, दूसरा नेताओं की घोषणा पत्र में। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इंडिया गेट पर पिछले 50 सालों से लगातार जल रही अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल स्थित अमर जवान ज्योति में विलय कर दिया गया। अमर जवान ज्योति की स्थापना 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों की स्मृति में की थी। लेकिन सरकार का यह कदम कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष को पसंद नहीं आया। एक तरफ राहुल गांधी ने यह कह दिया कि उनकी सरकार आई तो ज्योति फिर से जलाई जाएगी, तो दूसरी ओर आरजेडी ने सरकार से पूछ लिया कि ऐसी सलाह आपको देता कौन है भाई। इंडिया गेट के नीचे बनी है अमर जवान ज्योति, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी लौ है, जो हर परिस्थिति और काल में अनवरत जलती रही। पिछले 50 सालों से अमर जवान ज्योति और इंडिया गेट एक दूसरे की पहचान रहे हैं। वो इंडिया गेट जो राजधानी की शान है, दुनिया में दिल्ली की पहचान है, लेकिन इंडिया गेट की पहचान, उसकी सबसे बड़ी खासियत खत्म हो गई है। इंडिया गेट पर स्थापित अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में मिला दिया गया। हर गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री राजपथ से पहले अमर जवान ज्योति आकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते रहे हैं। देश पर मर मिटने वालों को सैल्यूट करते हुए हर साल देश अपने पीएम को देखता रहा है। अमर जवान ज्योति के संगमरमर के चबूतरे के चारों कोनों पर 4 कलश हैं, जिनमें से एक की लौ हमेशा जलती रहती है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर अमर जवान ज्योति की चारों लौ जलाई जाती रही है। सवाल यह है कि जिस अमर जवान ज्योति पर पिछले 50 सालों से गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आने की परंपरा रही हो, जिस अमर जवान ज्योति पर भारत आने वाला हर विशिष्ट मेहमान शहीदों के सम्मान में सिर झुकाता रहा हो, उस अमर जवान ज्योति की मशाल की लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में क्यों मिला दिया गया? आखिर क्या है अमर जवान ज्योति की कहानी, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष में ठन गई? अमर जवान ज्योति के इतिहास की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई से शुरू होती है। 3 दिसंबर 1971 वो तारीख जब बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान में लड़ाई का आगाज हुआ। तेरह दिनों तक भीषण युद्ध हुआ और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए।
जंग खत्म होने के समय पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के कब्जे में आ चुके थे और बांग्लादेश के लोगों को पाकिस्तान के जुल्म से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल गई थी। इस जंग में भारत के 3,843 जवान शहीद हुए, जिनकी याद में उस वक्त की पीएम इंदिरा गांधी ने अमर ज्योति जलाने का फैसला किया और 26 जनवरी 1971 को इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया गया। अमर जवान ज्योति में एक संगमरमर का चबूतरा है। ये चबूतरा 4.5 मीटर चौड़ा और 1.29 मीटर ऊंचा है। इस चबूतरे पर एक स्मारक बना है। इस स्मारक के चारों तरफ सुनहरे शब्दों में अमर जवान लिखा है। इसके शीर्षक पर एक L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल के बैरल पर एक अज्ञात शहीद सैनिक का हेलमेट लगा है और यहाँ लगातार 5 दशक से लौ जल रही थी। लेकिन इंडिया गेट की पहचान अब इतिहास बन गई है। अमर जवान ज्योति नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद अमर जवान ज्योति में विलीन हो गई है। इसके लिए खास तौर से आयोजन हुआ और इस सेरेमनी का नेतृत्व एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने किया, जिनकी मौजूदगी में पहले अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद चारों लौ से एक मशाल जलाई गई और उसे एक छोटी मशाल में समेटा गया। इसके बाद मिलिट्री बैंड और परेड के जरिए इस अमर ज्योति को 300 मीटर दूर वॉर मेमोरियल ले जाया गया। यहाँ भी एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने मशाल के जरिए नेशनल वॉर मेमोरियल की लौ में अमर जवान ज्योति से लाई गई लौ को मिला दिया। इस तरह अखंड ज्योति के विलय के बाद इंडिया गेट पर 50 वर्षों से जलती आ रही अमर जवान ज्योति बुझ गई। लेकिन सवाल यह है कि जिस अमर जवान ज्योति की हर लौ के लिए एक अलग गैस का बर्नर लगाया गया, 1971 से 2006 तक अमर जवान ज्योति को जलाने के लिए लिक्विड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल किया गया। 2006 के बाद अमर जवान ज्योति की गैस को जलाने के लिए CNG का उपयोग होने लगा। इसके लिए 2005 में कस्तूरबा गांधी मार्ग से इंडिया गेट तक करीब आधा किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाई गई। ये अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहे, ये देखने के लिए एक व्यक्ति ज्योति के मेहराब के नीचे बने एक कमरे में हमेशा रहता आया है। लेकिन इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति के नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय होने के बाद सब कुछ बदल जाएगा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा इंडिया गेट की शान बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा, ऐसे समय में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रहा है, मैं ये बताते हुए बहुत खुश हूँ कि ग्रेनाइट से बनी उनकी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। ये नेताजी के प्रति देश की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। नेताजी की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी 23 जनवरी को उनकी 125वीं जयंती के अवसर पर करेंगे। जब तक नेताजी की मूर्ति बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक वहां नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा मौजूद रहेगी। इस विवाद पर बीजेपी और सरकार का तर्क ये है कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा है, बल्कि उसे राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में मिलाया जा रहा है। अमर जवान ज्योति 1971 दूसरे युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाई गई थी, जलाई गई थी, लेकिन उनमें से किसी का नाम वहां नहीं लिखा था। पिछले 50 सालों से इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अघोषित वॉर मेमोरियल रहा है, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दिए जाने की परंपरा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमर जवान ज्योति की लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल में क्यों मिला दिया गया। इसकी वजह समझने के लिए आपको पहले इंडिया गेट के इतिहास को समझना होगा। इंडिया गेट को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। इसकी आधारशिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी, जो 10 साल में बनकर तैयार हुआ। 12 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया। इसे ब्रिटिश सरकार ने 1914 से 1921 के बीच जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की याद में बनाया। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध में और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में 80,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। इन्हें ही श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट को बनाया गया था। 1971 में भले ही बांग्लादेश वॉर में शहीद हुए सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति जलाने की परंपरा शुरू हुई हो, लेकिन इंडिया गेट पर इस युद्ध में शहीदों के नाम अंकित नहीं थे। It has the names of World War I and the Afghan war soldiers, and they need to be respected as much. But now that the new war memorial has come up, I think it's appropriate that we have ceremonies at that place. अगर बात नेशनल वॉर मेमोरियल की करें
तो यहाँ पर 26,000 से ज्यादा शहीदों के नाम अंकित हैं, जिसमें 1971 के युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीर भी शामिल हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल का 2 साल पहले 25 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। मोदी याद रहे न रहे, परंतु इस देश के करोड़ों लोगों के त्याग, तपस्या, समर्पण, वीरता और उनकी शौर्य गाथा अजर अमर रहनी ही चाहिए। नेशनल वॉर मेमोरियल को स्वतंत्र भारत में देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया है। ये वॉर मेमोरियल इंडिया गेट से करीब 400 मीटर की दूरी पर 40 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर आजादी के बाद देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों के नाम पूरे सम्मान के साथ अंकित है। नेशनल वॉर मेमोरियल में चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध के अलावा 1961 में हुए गोवा युद्ध और श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पावन और भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में चलाए गए विभिन्न ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों के नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। इसीलिए पूर्व सैनिकों का एक बड़ा वर्ग नेशनल वॉर मेमोरियल में अमर जवान ज्योति के विलय को गलत नहीं मानता। डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी है, जो कि ठीक भी है। नेशनल वॉर मेमोरियल इज द राइट प्लेस। और अब जो वहाँ की जो फ्लेम है अमर जवान ज्योति की, उसको एक मर्ज किया जा रहा है। यानी कि अब से एक किस्म से वो होगा कि हर एक के लिए ये डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी गई है। तो मेरी तरफ से, मेरी समझ से ये एक बहुत बिफिटिंग चीज है। आप एक देश में एक ही जगह में 2 जगह पे ऐसी फ्लेम नहीं कर सकते हो, जो कि एक तो अंग्रेजों के टाइम पे बनाए हुए वो एक हरिडली बनाई थी। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। इनफैक्ट आप 2-2 या 3-3 जगह पे ऐसे रीथलिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ही जगह पे जहाँ पे भारतीय सेना के सोल्जर्स के नाम लिखे हुए हैं, आई थिंक दैट इज द ओनली प्लेस विच डिजर्व्स ऑल द अटेंशन एंड रिस्पेक्ट फॉर रीथलिंग। National War Memorial is the only place where the soldiers have to be honored and एक ही जगह है। इसके लिए कोई 2 जगह नहीं हो सकती है। वो दूसरी बात है कि इसका इतिहास जो है वो मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ। सरकार का ये तर्क है कि वो अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय करके शहीदों के हक में काम कर रही है, क्योंकि वहाँ पर अंकित नाम सिर्फ उनके थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी, जो औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक था। इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।